इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। और आज आप टॉपिक देख सकते हैं एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। ठीक है, तो जिन्होंने एथिक्स का पिछला क्लास किया है उन्हें समझ में आ रहा होगा कि हम क्या बात करने जा रहे हैं आज, और जिन्होंने नहीं किया है वो एथिक्स के प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ पर आप पिछले वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो जिन्होंने पिछला क्लास किया उन्हें पता है कि हमने एप्टीट्यूड को पढ़ लिया है। ठीक है, एप्टीट्यूड पढ़ा है। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो है इंटीग्रिटी। तो ये तीन शब्द आप देख रहे हैं, एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड, ये आपके यूपीएससी के मेंस के पेपर में दिया गया। और ये एक जो 250 नंबर का जो पेपर है उस पेपर का नाम ही है एथिक्स, इंटीग्रिटी एंड एप्टीट्यूड। तो जिसमें से हमने इसको समझा, आज इसको समझेंगे और उसके बाद हम एथिक्स को समझेंगे। तो उस पेपर का जो पहला 3 टर्म है उसको हम लोग पूरा अच्छे तरह से समझ जाएंगे, और उसके बाद जितने भी और शब्दावली है या और भी टर्म्स वहाँ पर मिलेंगे तो उसको हम लोग क्लियर अप करेंगे। तो चलिए, तो आज हम लोग समझेंगे इंटीग्रिटी, इंटीग्रिटी पर बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए एथिक्स और एप्टीट्यूड को हटा देते हैं। तो इंटीग्रिटी क्या है? तो इंटीग्रिटी को हम हिंदी में कहते हैं सत्यनिष्ठा। इंटीग्रिटी को कहते हैं सत्यनिष्ठा। ठीक है, तो आखिर सत्यनिष्ठा क्या है? आप कई बार अपने आम जीवन में आपने सुना होगा कहते हुए, या आप खुद इस शब्द को यूज़ करते होंगे कि ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ है, या वो व्यक्ति वो अपने सत्यनिष्ठा पर टिका है। तो व्हाट इज़ सत्यनिष्ठा, सत्यनिष्ठा या व्हाट इज़ इंटीग्रिटी, तो इसको हम लोग समझेंगे। तो यहाँ पर आप इंटीग्रिटी भी देख रहे हैं और सत्यनिष्ठा, मीनिंग दोनों का एक है, लेकिन टर्म ये इंग्लिश में इंटीग्रिटी कह रहे हैं और हिंदी में सत्यनिष्ठा। तो इन दोनों को हम लोग अलग अलग तरीके से, अलग अलग आयाम को देखेंगे कि हिंदी में इसका क्या मीनिंग निकलता है और इंग्लिश में इसका क्या मीनिंग निकलता है। तो पहले हम लोग हिंदी को समझते हैं। सत्यनिष्ठा, तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो टर्म है सत्यनिष्ठा, यहाँ पर आप अगर इसका संधि विच्छेद करेंगे तो आपको 2 शब्द यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, तो कौन कौन से शब्द मिल रहे हैं? एक हो गया सत्य और दूसरा निष्ठा। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि सत्य और निष्ठा को मिलाकर क्या बना है? सत्य और निष्ठा मिलकर क्या बना है? सत्यनिष्ठा। क्लियर है? तो यहाँ पर ये पहले समझ जाइएगा कि सत्यनिष्ठा सत्य और निष्ठा को मिलकर बना है। अब सत्य क्या है, किसे हम सत्य कहेंगे, उसका क्या आयाम है, तो इन चीज़ों को हम लोग पहले समझते हैं। पहले शॉर्ट में इसको समझिएगा। सत्य जो है ये सत धातु से बना है। संस्कृत के सत धातु से क्या बना है? सत्य बना है। ठीक है, अब सत्य का मतलब क्या होता है यहाँ पर? तो यहाँ पर सत्य का मतलब होता है अखंडित। सत्य का मतलब होता है अखंडित। अखंडित मतलब जिसे खंडित ना किया जा सके, जिसका कोई खंडन ना हो। ठीक है, दैट इज सत्य। तो सत्य का मतलब समझ में आ गया। सत्य क्या है? सत धातु से, संस्कृत के सत धातु से बना है, और सत्य का मतलब होता है अखंडित, जिसका खंडन ना किया जा सके, दैट इज कॉल्ड सत्य। क्लियर है यहाँ तक? आप समझिएगा। दूसरा शब्द क्या है यहाँ पर? निष्ठा। ठीक है, निष्ठा का क्या मतलब होता है? निष्ठा का मतलब होता है टिके रहना। निष्ठा का मतलब होता है टिके रहना। ठीक है, अब हम लोग आगे एग्जाम्पल्स लेंगे तो और इसको अच्छे से समझेंगे कि क्या, कहाँ टिके रहना, कब टिके रहना और कब टिके नहीं रहना। ठीक है, तो खैर, तो यहाँ पर आपको ये 2 शब्द समझ में आ गए, सत्य और निष्ठा। सत्य हो गया जिसको खंडित ना किया जा सके, जिसको अगर आप यहाँ पर अखंडित शब्द बोल रहे हैं तो इसका मतलब ये किसी भी काल में, किसी भी पीरियड की बात कर रहे हो, किसी भी समय की बात कर रहे हो, किसी भी परिस्थिति की बात कर रहे हो, वो किसी भी हालात में वो खंडित नहीं होगा। दैट इज कॉल्ड सत्य। क्योंकि सत्य तो क्या है, वो तो एक तरह बना रहेगा, चाहे वो किसी भी काल, किसी भी समय, किसी भी परिस्थिति की बात की जाए। ठीक है, तो यहाँ पर जिसको खंडित ना किया जा सके, और निष्ठा मतलब टिके रहना, दैट इज सत्यनिष्ठा। ठीक है, अब इसको थोड़ा और हम लोग एलाबोरेट करेंगे और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ समझेंगे कि कैसे सत्य पर टिके। यहाँ पे क्या बात कर रहे हैं? सत्यनिष्ठा मतलब सत्य पर टिके रहना। तो जो इसका मतलब जो सत्य पर टिका हुआ है उसे ही हम क्या कहेंगे? सत्यनिष्ठ। कोई भी XYZ पर्सन है, अगर वो सत्य पर टिका हुआ है, सत्य पर टिका हुआ है, तो उसे हम कहेंगे सत्यनिष्ठ। अब
किस प्रकार का सत्य, कैसा सत्य हो सकता है जो मेरे लिए सत्य है वो आपके लिए सत्य ना हो, है ना। तो हो सकता है मेरे नज़र में आप सत्यनिष्ठ ना हो या आपकी नज़र में मैं सत्यनिष्ठ ना हो। तो चलिए इसको और अच्छे से एग्जाम्पल के साथ समझते हैं कि सत्यनिष्ठ किसे बोला जाएगा। तो यहाँ पर सत्यनिष्ठ को समझना थोड़ा सा जो आपने समझा, तो यहाँ हम एक तरह से ये कह सकते हैं, जैसे मैंने बोला कि आप मुझे सत्यनिष्ठ कह सकते हैं या मुझे सत्यनिष्ठ नहीं कह सकते हैं, आप अपने एक आयाम पर। तो यहाँ पर एक ये कहा जाता है, सत्यनिष्ठ को आप ये भी कह सकते हैं कि व्यक्ति के व्यक्तित्व का आयाम, व्यक्ति के व्यक्तित्व का आयाम यहाँ बतलाता है सत्यनिष्ठ। ठीक है, अब इसी को मैंने बोला कि अभी हम लोग एलाबोरेट करेंगे और अच्छे से समझेंगे कि व्यक्ति के व्यक्तित्व, जो उसका व्यक्तित्व है, उसके आयाम, उसके डायमेंशन को ये बताता है सत्यनिष्ठ। ठीक है, अब समझिएगा इसको कैसे। आप चाहे तो इन चीज़ों को लिख सकते हैं, क्योंकि जब आप आंसर राइटिंग करेंगे तो यहाँ पर ये छोटे छोटे टर्म्स या छोटे छोटे शब्द, जो सेंटेंस जो बन निकल कर आ रहे हैं, वो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल होगा। ठीक है, अब इसको एग्जाम्पल से समझते हैं। उन शब्द को याद रखिएगा, सत्यनिष्ठा मतलब सत्य पर टिके रहना। अब किन परिस्थिति में वो हम लोग देखते हैं। कुछ एग्जाम्पल्स लेते हैं हम लोग। ठीक है, मैं एक एक करके एग्जाम्पल लेती हूँ। जैसे एक एग्जाम्पल है उसामा बिन लादेन। ठीक है, इस नाम से सभी परिचित है, उसामा बिन लादेन। एक नाम लेते हैं हम लोग केशव चंद्र सेन। आपने इतिहास पढ़ा होगा तो आपने इनको सुना होगा, इनके नाम को। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, अभी हमारे प्रधानमंत्री जी जो है, तो हम अपने प्रधानमंत्री एक ले लेते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ठीक है, और एक एग्जाम्पल ले लेते हैं महात्मा गांधी। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज़ और बता दूँ, मैंने शुरू में भी बताया था कि आप बायस्ड होकर ना पढ़ेंगे, क्योंकि बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो इस नाम से काफ़ी प्रभावित हैं, बहुत लोग इस नाम से खफा रहते हैं या इनकी निंदा करते हैं। ठीक है, वो आपका अलग मैटर है, लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, यूपीएससी की बात कर रहे हैं और हम लोग अगर एथिक्स की बात कर रहे हैं खास करके, तो यू कैन हेट गांधी, यू कैन लव गांधी, बट यू कैन नॉट इग्नोर गांधी। आप इनको इग्नोर करके नहीं पढ़ सकते हैं, तो ये आपके लिए थोड़ा ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर पढ़ना। तो यहाँ पर हमने कुछ नाम को लिखा है। ठीक है, और क्यों लिखा है, क्योंकि हमें क्या समझना है, सत्यनिष्ठ व्यक्ति कौन हुआ इसमें से। अब समझिए, पहला नाम जो आप देख रहे हैं उसामा बिन लादेन। कौन थे उसामा बिन लादेन? कहीं के प्रधानमंत्री नहीं, आतंकवादी थे और बहुत नामी गिरामी आतंकवादी थे। ठीक है, तो देखिए, मैंने अगर आप जिन लोगों ने एप्टीट्यूड क्लास पढ़ा है वो कहीं ना कहीं आज यहाँ पर भी अपने उस एप्टीट्यूड को यहाँ पर भी लगा सकते हैं कि ये आतंकवादी बना, और सबको पता है कि ये मतलब कोई ऐसा वैसा आतंकवादी नहीं था, माइंड का बहुत ही शार्प। ठीक है, तो अगर इसे जो इसके अंदर जो भी एप्टीट्यूड था या कुछ जो जैसे दिमाग बहुत शार्प था या बहुत अच्छी चीज़ें होंगी इसके अंदर, तो उसको सही गाइडेंस नहीं मिला और ये पर्सन डिस्ट्रैक्ट हो गया, तो एक आतंकवादी बन गया। तो अगर उसके अंदर कोई अच्छा एप्टीट्यूड होता, उसे किसी ने देखा होता, तो शायद ये कोई अच्छा इंसान होता या कोई बहुत बड़ा साइंटिस्ट भी हो सकता था, मतलब या कुछ भी अच्छे अपने फील्ड में कुछ अच्छा हो सकता था। तो आप एप्टीट्यूड को भी यहाँ पर जोड़ के पढ़ सकते हैं। तो चलिए, खैर, उसामा बिन लादेन को हम लोग समझते हैं। उसामा बिन लादेन का जो सिद्धांत था और जो व्यवहार, दो चीज़ होती है अपने लाइफ में, कि एक सिद्धांत होता है और एक व्यवहार होता है, कि हम सैद्धांतिक बातें करते हैं। फॉर एग्जांपल, कि हम सभी बोलते हैं कि सत्य बोलना चाहिए, ये एक सिद्धांत है। ठीक है, लेकिन क्या हम उसे व्यवहार में लागू करते हैं? क्या हम हर समय सत्य बोलना सही समझते हैं या हर समय सत्य बोलते हैं? नहीं, हम परिस्थितियों को देखकर सत्य बोलते हैं या परिस्थितियों को समझकर सत्य बोलते हैं। ठीक है, तो अब सिद्धांत और व्यवहार की बात हो गई, तो क्या हो गया, सिद्धांत अलग हो गया, व्यवहार अलग हो गया। तो ये जो पर्सन था उसामा बिन लादेन, इसके सिद्धांत और इसके व्यवहार की बात करते हैं।
इसके सिद्धांत और इसके व्यवहार की बात करते हैं। इसका सिद्धांत क्या था? आतंक फैलाना इसका सिद्धांत, मतलब इसके सिद्धांत में ही था कि मुझे आतंक फैलाना है या मेरा वर्चस्व ये करना है, ठीक है। तो इसका जो सिद्धांत रहा आतंक फैलाना, ठीक है, तो क्या इसके व्यवहार में कोई अंतर दिखा? इसके व्यवहार में किसी तरह का कोई अंतर दिखा? नहीं दिखा। इसका व्यवहार भी वही बना रहा, यानी आतंक का, ठीक है। मतलब इसके जीवन में, हर इंसान का अपने जीवन में एक मूल्य होता है, ठीक है। तो इसके जीवन का, आप कह सकते हैं इसको, ये मूल्य भी कह सकते हैं, इसके जीवन का ये मूल्य था क्या, कि मुझे आतंक फैलाना है, ठीक है, मुझे अपना वर्चस्व जमाना है, तो जमाना है यहाँ पर। तो यहाँ पर जब आप देख रहे हैं ये आतंक इसका मूल्य है, अपने जीवन का इसने मूल्य बना लिया, और व्यवहार में क्या कर रहा है? आतंक फैला रहा है। ऐसा तो नहीं कि इसने बोला लेकिन व्यवहार में कुछ और कर रहा है। तो ये इंसान अपने मूल्य पर टिका रहा, परिस्थिति के अनुसार ये बदला नहीं। तो क्या ये इंसान सत्यनिष्ठ हुआ? क्योंकि सत्यनिष्ठ उस व्यक्ति को कहेंगे ना कि जो अपने मूल्यों पर, मैंने क्या बोला, सिद्धांत और व्यवहार, कि आपके जीवन में आपका कुछ सिद्धांत होगा, आपके कुछ मूल्य होंगे, और आप उस सिद्धांत पर, आप उस मूल्य पर टिके हुए हैं, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, तो क्या आपको सत्यनिष्ठ बोला जाएगा? ठीक उसी तरह ये जो इंसान था, ये अपने मूल्यों पर, अपने सिद्धांत पर टिका रहा अंतिम समय तक। जो उसका व्यवहार था उसने उस पर लागू किया। तो क्या हम इसे सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहेंगे? सोचिए, अगर उस आधार पर देखा जाए तो समझिएगा। अब तो यहां पर ओसामा बिन लादेन को सत्यनिष्ठ नहीं कहेंगे, सत्यनिष्ठ नहीं कहेंगे। क्यों? अब फिर बात होगी कि अरे अब तो ये अपने सिद्धांत और व्यवहार में टिका रहा, अपने मूल्य पर टिका रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही। तो इन्हें इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि अगर कोई भी सिद्धांत, कोई भी आपका मूल्य जो मानवता को चोट पहुंचा रहा हो या मानवता को दिक्कत दे रहा हो, तो उसे हम सत्यनिष्ठ नहीं कह सकते हैं, ठीक है। जो मानवता से परे हो, मानवता से हट के हो, या जो हिंसा की बात करता हो, वो कभी भी सत्यनिष्ठ यहाँ पर नहीं हो सकता, चाहे वो अपने सिद्धांत पर टिका रहे, अपने मूल्यों पर टिका रहे, किसी भी परिस्थिति में, ठीक है। तो यहाँ पर हम ओसामा बिन लादेन को सत्यनिष्ठ नहीं कहेंगे, और ये चूंकि ये सिद्धांत व्यवहार में एक जैसा था, फिर भी नहीं कहेंगे। कारण क्या? क्योंकि ये मानवीय मूल्य से परे था, और जो मानवीय मूल्य से परे हो, जो मानवता से परे हो, उस व्यक्ति को सत्यनिष्ठ कहना सही नहीं है। तो ओसामा बिन लादेन सत्यनिष्ठ नहीं हुआ। क्लियर है यहाँ तक? चलिए अब आगे हम लोग एग्जाम्पल समझते हैं। केशव चंद्र सेन, मैं थोड़ा यहाँ मिटा देती हूँ इसको, ताकि एग्जाम्पल में आपको समझने में आसानी हो। केशव चंद्र सेन थोड़ा बहुत भी जानते होंगे तो आपको पता होगा कि केशव चंद्र सेन जो थे वो ब्रह्म समाज के संचालन थे। केशव चंद्र सेन ब्रह्म समाज के संचालक, ठीक है। और साथ ही साथ अब ये सबसे ज़्यादा जो इन्होंने अपने जीवन में विरोध किया था किसी चीज़ का, तो वो था बाल विवाह। ये बाल विवाह के विरोधी थे, ये बाल विवाह के विरोधी थे। तो चलिए इसको भी हम लोग दो आयाम में, दो पार्ट में इनको भी समझते। जैसे हमने ओसामा बिन लादेन के सिद्धांत और व्यवहार को समझा, तो इसको भी हम ऐसे समझ सकते हैं कि इनका सार्वजनिक जीवन और ये हो गया व्यक्तिगत जीवन। मैं इसको यहाँ लिख देती हूँ, ठीक है। तो मैंने अभी क्या कहा कि ये बाल विवाह के विरोधी थे, बाल विवाह के विरोधी। तो ये क्या है? इनका सार्वजनिक जीवन है, बाल विवाह के विरोधी थे, और इन्होंने बाल विवाह के विरोध में काफ़ी प्रचार प्रसार किया। इसके रोकथाम के लिए लोगों में जागरूकता फैलाई, काफ़ी सारे काम करने की कोशिश की। किससे रिलेटेड? बाल विवाह के विरोध में काफ़ी विरोधी थे, ठीक है। तो ये क्या था इनका? हमने इनका ये सार्वजनिक जीवन देखा, कि बाल विवाह के विरोधी। आप समझिएगा, इनके व्यक्तिगत जीवन को देखते हैं, ठीक है। इनका व्यक्तिगत जीवन क्या है? तो इनकी एक बेटी थी,
13 साल की बेटी, 13 साल की बेटी। अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक 33 साल के युवक, इन्होंने अपने 13 साल की बेटी का विवाह, 13 साल की बेटी का, मैं यहाँ विवाह लिख देती हूँ, का विवाह किससे करा दिया, 33 साल के युवक से। ठीक है, अब कारण जो भी रहा हो, पैसा देखकर या जो भी जो जिन भी चीज़ों को देखकर कराया हो, डजेंट मैटर। यहाँ पे इम्पॉर्टेंट क्या है कि इन्होंने सार्वजनिक जीवन में हमेशा विरोध किया बाल विवाह का, लेकिन उनके जब पर्सनल लाइफ की बात आई, जब व्यक्तिगत जीवन की बात आई, तो उन्होंने क्या किया, खुद की ही बेटी, जो इंसान बाल विवाह का विरोध कर रहा है, उसी इंसान ने क्या किया, अपनी 13 साल की बेटी का विवाह करा दिया एक 33 साल के युवक से। तो क्या केशव चंद्र सेन को सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा जाएगा? आप खुद सोच सकते हैं, नहीं कहा जाएगा। क्यों नहीं कहा जाएगा? क्योंकि चलिए यहाँ लिख देती हूँ, क्योंकि इनकी कथनी और करनी जो है वो इसमें समरूपता, या आप एक रूपता बोल सकते हैं, कथनी और करनी में समरूपता नहीं देखा गया, एक समान चीज़ें नहीं थी, कि इनकी कथनी कुछ और थी, इन्होंने कहा कुछ और अपने पूरे जीवन में, और लेकिन जब करनी, जब उसी चीज़ को व्यवहार में लागू करने की बात बारी आई, तो इन्होंने क्या किया कि उसको पलट दिया। तो क्या समरूपता, क्या एक चीज़ इनके कथनी और करनी में एक रूपता बनी रही? नहीं थी। तो ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं हुए। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ओसामा बिन लादेन में ये व्यक्ति का कथनी भी और करनी दोनों एक था, लेकिन फिर भी हमने इसको सत्यनिष्ठ नहीं बोला। क्यों? क्योंकि इनका जो मूल्य था वो मानवीय मूल्य से परे था, इसलिए ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं था। इस व्यक्ति को सत्यनिष्ठ इसलिए नहीं बोल रहे क्योंकि इनकी कथनी कुछ और थी और करनी कुछ और था, मतलब इनका सिद्धांत कुछ और था। होता ना, मैंने एग्जाम्पल दिया ना कि हम सिद्धांत में कहते हैं कि सत्य बोलो हमेशा, लेकिन हमारा व्यवहार अलग हो जाता है। इट मीन्स कि हमारा कथनी कुछ और होता है और हमारी करनी कुछ और होती है, तो इसलिए ऐसे व्यक्ति को हम लोग सत्यनिष्ठ नहीं बोलेंगे। तो केशव चंद्र सेन भी यहाँ पर सत्यनिष्ठ नहीं हुए। क्लियर है? अब आते हैं, अब हमारे जो अभी प्रधानमंत्री हैं, अब इनका भी दो जीवन है, क्योंकि आप एक पोस्ट पर है, एक डिग्निटी वाले पोस्ट पर है, तो आपका भी एक आपका भी जो कथनी और करनी होगा यहाँ पर बहुत ही मायने रखता है। ठीक है, कथनी और करनी। अब इन्होंने बोला कि हम भाई बहुत 2 करोड़ नौकरी देंगे युवाओं को। ठीक है, किसान जो है हमारे, उनकी आय 2 गुनी होगी। अब जो यहाँ पर ये कथनी कह रहे हैं, इन्होंने जो चीज़ें बोली या जो वादा किया, ठीक है, अब वो चीज़ें पूरी नहीं हुई। ठीक है, वो चीज़ें जो उन्होंने कहा वो चीज़ें पूरी नहीं हुई, यानी कि इनकी जो कथनी थी वो यहाँ पर आकर ख़त्म हो गई, यानी कि करनी ख़त्म हो गया। मतलब जो सिद्धांत में इन्होंने कहा वो जब व्यवहार में करने की बारी आई तो यहाँ पर ये व्यवहार में नहीं हो पाया, तो यहाँ पर हम कहेंगे कि ये सत्यनिष्ठ नहीं हुए। अब आगे चलकर मान लीजिए अभी फिर चुनाव होने वाला, कुछ फिर क्या डिसीजन आएगा पता नहीं, लेकिन आगे चलकर मान लो इन्होंने कर दिया, जो भी इन्होंने बोला, वादा किया, कर दिया, तो फिर बोलेंगे कि चलो इन्होंने जो कथनी कहा वही उन्होंने किया। लेकिन फिलहाल इनकी कथनी और करनी क्या हो गई, दोनों अलग हो गई, तो इस व्यक्ति को भी यहाँ पर हम सत्यनिष्ठ नहीं कहेंगे। क्लियर है? यानी कि इन तीनों व्यक्ति को हम सत्यनिष्ठ यहाँ पर नहीं कह सकते हैं, क्योंकि कुछ लोगों के जीवन में देखा गया कि उनके सिद्धांत में कुछ और था और व्यवहार में कुछ और था, तो ऐसे व्यक्ति को सत्यनिष्ठ नहीं कहा जाता। क्यों? क्योंकि मैंने आपको क्या कहा, सत्यनिष्ठ का मतलब बताया कि सत्य मतलब क्या है, सत्य जो खंडित नहीं किया जा सके, और निष्ठा मतलब टिके रहना। टिके रहना मीन्स किसी भी परिस्थिति में। जैसे यहाँ पर केशव चंद्र सेन की बात करें तो इन्होंने बोला कि बाल विवाह गलत है, काफ़ी विरोध किया, इसके लिए काफ़ी प्रचार प्रसार किया इसके अगेंस्ट में, और जब इनके व्यक्तिगत जीवन की बात आई, जब परिस्थिति बदल गया, अब यहाँ पर क्या परिस्थिति हुई वो इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन जैसे ही इनका परिस्थिति बदला, इनका जो व्यवहार था, इनकी जो करनी थी वो भी बदल गई, तो ये व्यक्ति सत्यनिष्ठ नहीं होगा। और ये इसलिए सत्यनिष्ठ नहीं होगा क्योंकि ये मानवीय मूल्य से परे है।
यहाँ तक क्लियर है? अब समझिएगा सत्यनिष्ठ किस कैसे बोलेंगे और किन्हें बोलेंगे। अब चौथा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं यहाँ पर। चौथे एग्जाम्पल को मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझने में आसानी हो। हमने चौथे एग्जाम्पल में महात्मा गांधी को देखा था। महात्मा गांधी, तो हम गांधी जी की बात कर रहे हैं। तो चलिए, तो इनके भी सार्वजनिक और अपने व्यक्तिगत जीवन की बात करेंगे, ठीक है, कि क्या था इनका सिद्धांत, क्या था और क्या इनका व्यवहार था, ठीक है। तो अगर इनके व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, व्यक्तिगत जीवन की बात की जाए, तो इन्होंने व्यक्तिगत जीवन में हमेशा अहिंसा, सत्य, इन सब चीज़ों पर बात की। व्यक्तिगत जीवन में ये हमेशा कहते रहे अहिंसा, सत्य, इन सब पर जोर दिया, ठीक है। और सार्वजनिक जीवन पर देखते हैं, और सार्वजनिक जीवन, ठीक है। तो व्यक्तिगत जीवन में ये हमेशा अहिंसा और सत्य पर जोर देते गए, और जब सार्वजनिक जीवन की बात आई तो सार्वजनिक जीवन भी इनका पूरा अहिंसा और सत्य पर ही आधारित रहा, चाहे परिस्थिति कैसी भी रही हो। तो इन्होंने अपने पूरे जीवन में सत्य और अहिंसा के आधार पर ही सारा काम किया, सत्य और अहिंसा पर ही काम किया जो वो व्यक्तिगत जीवन में बोलते थे। तो जो इनका जो सिद्धांत रहा और जो इनका व्यवहार था वो दोनों एक था, या आप कह सकते हैं इनकी जो कथनी थी और इनकी जो करनी थी वो दोनों क्या थी, एक थी। मतलब इनका कथनी भी वही था और इनकी करनी भी क्या थी, वही थी, ठीक है। तो ये सत्य और अहिंसा की जो बात कर पाए तो इन्होंने पहले उसे अपने जीवन में उतारा। कहते हैं ना कि जो बदलाव आप दूसरे में देखना चाहते हैं पहले वो बदलाव खुद के अंदर में लाइए, उसके बाद ही आप दूसरे बदलाव किसी और में बदलाव कर सकते हैं। तो इन्होंने वही किया, इन्हीं का ये स्टेटमेंट है। तो इन्होंने क्या किया, मैं एक एग्जांपल देती हूँ इनके व्यक्तिगत जीवन से। माँ जो थी, इनकी वाइफ जो थी, उनको नमक खाने के लिए मना किया गया था। डॉक्टर ने मना किया था कि आप नमक नहीं खाइए, ठीक है। लेकिन नमक ही एक ऐसा चीज़ है जो लोग छोड़ नहीं सकता आसानी से। तो इन्हें काफ़ी मना करने के बाद भी ये छोड़ नहीं पा रही थी। तो कभी गांधी जी ने उनसे कहा कि आप नमक क्यों नहीं छोड़ रही है, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है, तो मत खाइए। तो वो थोड़ा झुंझुला के या थोड़े गुस्से में आकर बोली कि ये बोलना बहुत आसान है कि नमक छोड़ दो, लेकिन जिसको करना पड़ता है उसे समझ में आता है। तो ये बात गांधी जी को लगी कि हाँ, ये जो मैं इसको बोल रहा हूँ तो मतलब मेरा असर कब होगा, मैं तो नमक खा रहा हूँ। तो उन्होंने इस बात को, जब उन्होंने कहा कि नमक छोड़ना बहुत मुश्किल है, तो उनकी इस बात को ये करने के लिए, और वो ये नहीं कि उनकी बात को ईगो में लेकर वो कर रहे, नहीं, उनको लगा कि अगर मैं जब करूँगा वो चीज़ तभी मैं उस चीज़ को सामने वाले पर लागू कर सकता हूँ। तो इसके बाद क्या हुआ, उन्होंने लगभग 1 साल तक नमक छोड़ दिया, उन्होंने नमक ही नहीं खाया, और तब वो सामने वाले को क्या कर रहे, बोल सकते हैं, और उन्होंने बोला। क्लियर है? ये इनका व्यक्तिगत जीवन रहा। जब सार्वजनिक जीवन की बात आई तो इनके, आपने इन्हें पढ़ा है तो पता है कि इनका जितना भी आंदोलन हुआ है वो सब क्या था, अहिंसात्मक। इनके किसी भी आंदोलन में हिंसा नहीं है। अब किसी भी आंदोलन में अगर हिंसा हुई तो वो आंदोलन क्या हो गया, फिर बंद हो गया, ठीक है। आप इतिहास, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़े होंगे तो आपको पता होगा। तो इनका जो आंदोलन भी रहा वो अहिंसात्मक तौर पर रहा, वो सत्य पर टिका रहा। तो इस व्यक्ति को सत्यनिष्ठ हम कह सकते हैं, क्योंकि इनका कथनी और इनकी करनी क्या था, एक था। क्लियर? कथनी करनी इनकी एक थी, तो इसलिए ये व्यक्ति क्या हो गया, सत्यनिष्ठ हो गया। कि परिस्थिति के अनुसार, परिस्थिति कितनी भी विपरीत आए, अगर परिस्थिति विपरीत आने के बाद भी आप सत्य पर टिके रहते हैं तो ही आप सत्यनिष्ठ व्यक्ति हुए। ऐसा नहीं है कि मैं अभी पूरा मतलब बड़ी बड़ी मैं बातें कर दूं, आप बड़ी बड़ी बातें कर दो, लेकिन जैसे ही परिस्थिति आई आप चेंज हो गए कि अरे नहीं, अभी यहाँ ये कहने से होता है ना, हम जैसे ऐसा कुछ होता है कि हम बड़ी बड़ी बातें करते हैं या बड़े बड़े लोगों का विरोध करते हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति सामने आता है तो हम पलट जाते हैं, हम उसकी हाँ में हाँ मिलाने लग जाते हैं या उसकी चापलूसी करने लग जाते हैं। तो हम सत्यनिष्ठ नहीं हुए। हम सत्यनिष्ठ हर जगह, अगर हम गलत को गलत कह रहे हैं तो किसी, चाहे वो सामने हिटलर ही क्यों ना हो,
कोई भी हो, हम उसके सामने बोल सके कि हाँ तुम गलत हो या तुम्हारी नीति गलत है, तभी हम क्या कहेंगे, एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति हम कहलाएंगे। क्लियर है? तो आई थिंक आपको सत्यनिष्ठा यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप जो सत्य है उसको खंडित नहीं करना है और उस पर टिके रहना है। ठीक है, एंड दैट इज कॉल्ड सत्यनिष्ठा। तो हमने बोला कि सत्यनिष्ठा को हम लोग दो तरह से समझेंगे। तो सत्यनिष्ठा तो क्लियर है, अब समझिएगा। यहां पर एक और शब्द आपको इसमें इंग्लिश में दिख रहा है, इंटीग्रिटी। इंटीग्रिटी जो है वो इंटीग्रेशन शब्द से बना है, इंटीग्रेशन शब्द से बना है। एंड व्हाट इज इंटीग्रेशन? इंटीग्रेशन मतलब क्या होता है? जोड़ना। इंटीग्रेशन मतलब जोड़ना। तो किसको जोड़ना, किसको किससे जोड़ना? ठीक है, तो आप समझिएगा। जोड़ना मतलब आप कह सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको कितना एग्जाम्पल दिया, कथनी और करनी। देखिए दोनों रिलेट हो रहा है कैसे, कथनी और करनी, कथनी और करनी। कथनी, करनी, मन और मस्तिष्क, मन और मस्तिष्क। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला कि यहाँ पर जो कथनी है, जो आपका सिद्धांत है, वही व्यवहार होना चाहिए। तो आपका कथनी और करनी क्या हो, कथनी को करनी से जोड़ना, ठीक है, मन को मस्तिष्क से जोड़ना, कि आपके दिमाग में जो चल रहा है वही आपके आपके मन में जो चल रहा है वही आपके दिमाग में भी होना चाहिए, या ऐसे ही कह सकते हैं जो आपके दिमाग में चल रहा है वही आपके मन में भी होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? तो यहाँ पर ये इंटीग्रेशन मतलब जोड़ रहा है कथनी को, करनी, मन और मस्तिष्क को। तो ऐसे कई सारी चीज़ें, आप कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, ठीक है, आत्मा को जोड़ता है मन से। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो सत्यनिष्ठा पर आधारित तो मैंने बस 1-2 एग्जाम्पल दिया आपको, तो उस आधार पर इसे जोड़ना। ठीक है, चलिए एक सवाल मेरा रहा आपसे, आप भी सोचिएगा, मैं आपको जाते जाते बताते जा रही हूँ, फिर भी आप सोचिएगा कि यहाँ पर हम सत्यनिष्ठा की बात कर रहे हैं, लेकिन एक शब्द और आता है यहाँ पर जिसको हम कहते हैं एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी। एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी मतलब आप कह सकते हैं कि संपूर्ण सत्यनिष्ठा या पूर्ण सत्यनिष्ठा आप कह सकते हैं। तो हम सत्यनिष्ठा की बात कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन क्या पूर्ण सत्यनिष्ठा, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी पॉसिबल है लाइफ में? सत्यनिष्ठा मैंने क्या बोला कि टिके रहना सत्य पर, चाहे परिस्थिति कैसी भी हो, चाहे कुछ भी परिस्थिति आ जाए, सत्यनिष्ठा पर टिके रहना। तो यह आप सोचिएगा कि ये क्या हो सकता है, एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी हो सकता है या नहीं हो सकता है। पहले थोड़ा वीडियो रोकिएगा, सोचिएगा, मैं आपको जवाब अभी देते हुए जा रही हूँ, ठीक है। तो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी जो है वो पॉसिबल नहीं है। व्यवहारिक जीवन की बात करें तो सिद्धांत में तो हम बोल देंगे हाँ भाई कोई भी परिस्थिति आए हम टिके रहेंगे, लेकिन अगर व्यवहारिक बात की जाए तो एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी इज नॉट पॉसिबल, किसी भी तरह से नहीं। खुद यहाँ पर जिन्हें हमने सत्यनिष्ठ व्यक्ति कहा, गांधी जी, यहाँ पर खुद गांधी जी भी इस बात को कहते हैं। उनका एक स्टेटमेंट है, वो अहिंसा के पुजारी है, वो सत्य के पुजारी है, लेकिन उनका भी कहना है कि अगर कोई पागल व्यक्ति, मान लीजिए वो अहिंसात्मक के पुजारी है, वो हिंसा नहीं करते, लेकिन अगर उनके सामने कोई पागल व्यक्ति आकर बंदूक लेकर किसी भी निहत्थे को या किसी भी मासूम या किसी भी व्यक्ति पर वार कर रहा है और मैं वहां खड़ा हूं और मैं अगर वहां ये कहूंगा कि मैं तो अहिंसा का पुजारी हूं, तो मैं उसको कैसे रोकूं? तो फिर उस जगह पर मैं वहां पर गलत होऊंगा, मैं वहां पर कायर कहलाऊंगा। तो गांधी जी का स्टेटमेंट है कि वहां पर मैं अपने डंडे को उठाकर उस पर वार करूंगा या उसे रोकने की कोशिश करूंगा, उसके बंदूक को फेंक दूंगा, तभी मैं सही होऊंगा। तो यहां पर कुछ परिस्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि जहां पर आप पूर्णतः सत्यनिष्ठ नहीं बने रह सकते हैं, और वहां पूर्णतः सत्यनिष्ठ बने रहना एक कायरता की निशानी हो सकती है या कुछ और भी बात बन सकती है वहां पे। तो इसीलिए
एब्सोल्यूट इंटीग्रिटी पॉसिबल नहीं है, लेकिन हमें कोशिश हमेशा करती रहनी चाहिए कि हम अपने जीवन में एक सत्यनिष्ठ व्यक्ति बने रहें, हमारे कथनी और हमारे करनी में कोई अंतर ना हो, ठीक है। क्योंकि बहुत सारे ऑफिसर्स जो यूपीएससी क्वालिफाइड करके जाते हैं, कथनी हो गया जो आप मेंस के पेपर में लिख के आते, बड़ी बड़ी बातें हम लिख के जाते, लेकिन जब व्यवहार में बारी आती है करने की तो लोग क्या कहते हैं, फिर लोग पलट जाते हैं, वहाँ पे कुछ और ही हो जाता है, अंडर टेबल सिस्टम या बहुत सारे सिस्टम बदल जाते हैं। तो कथनी और करनी हमेशा एक होना चाहिए। तो आई थिंक आपको यहाँ तक सारा चीज़ क्लियर होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में फिर एथिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। चलिए, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।